चलो अब इसका ना वो भी ऑन है, नॉइस कैंसलेशन। तो कल वाली वीडियो में ना बहुत सही आवाज आई। आ रहा हूँ मैं, सही आ रहा हूँ हैं? अरे बोलो, ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे तुम मर गए। ग्लोबलाइजेशन तो लाए नहीं हो करके तुम लोग। चलो भाई, बाल बाल सही है सब, बढ़िया, बिल्कुल हीरो जैसे हैं। गोरे लग रहे हो। एक नया चैप्टर करना है, कौन सा? किस किस का हो रखा है ये चैप्टर? नेशनलिज्म। राष्ट्रीय निर्माण। देखो, पॉलिटिकल साइंस की दो बुक किताबें हैं, किताबें खोल लो सब लोग अपनी, चैप्टर नंबर 1 निकाल लो, है ना। पॉलिटिकल साइंस की दो किताबें हैं, पहली कौन सी है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल विश्व के बारे में। और समकालीन एक शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ररी, मतलब जो हाल फिलहाल की 50-60 साल पीछे की घटनाएं, जिसको हम हाल फिलहाल की घटनाएं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ररी या समकालीन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जो भी चीजें घटना हुई है, पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उसको हम किस में पढ़ने वाले हैं? जो हमारी फर्स्ट बुक है, क्योंकि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की है। और सेकेंड बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति। मतलब भारत स्वतंत्र कब हुआ है? 1947 में, 1947 में हुआ। उसके बाद जो भी भारत में राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, पॉलिटिकल इवेंट हुए, वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? चैलेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बताइए। देखो, 1947 से पहले देश किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में। तो 1947 के बाद जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का है ना हस्तांतरण हुआ, मतलब पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर हुआ, अंग्रेजों से इंडियंस के हाथ में आई। तो पहले इंडिया को पूरा एक नेशन क्या करना है? बिल्ड करना है। और उसको लेकर क्या क्या चुनौतियां आई, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब 1947 के बाद हो रहा है, और सब एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ आगे पीछे। तो सबसे पहला जो चैलेंज है उसका नाम क्या है? देखो, सबसे पहले जो है नेशन को ही बिल्ड करना है हमें, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। दूसरा चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी, कि भारत में लोकतंत्र भी रखना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया का नेशन तो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर वो एक डिक्टेटर के तौर पे हो, जैसे अपने पड़ोसी देश में हो रहा था। जानते हो किस देश में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में देखा नहीं आपने किस तरह लोकतंत्र और फिर किस तरह सैनिक शासन आया? ठीक है, मजाक सा हो रखा। और फिर तीसरा क्या है? डेवलपमेंट, मतलब विकास। इन सारी चीजों में ये भी ध्यान रखना है कि एक नियोजित विकास, सस्टेन, है ना, एक प्लानिंग डेवलपमेंट भी होनी चाहिए जो सबके लिए होगी। ऐसा नहीं कि केवल अमीर लोगों के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए। वो सब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपकी बुक में 3 चैप्टर है शुरू के। पहला चैप्टर आपको क्या बताता है? कि नेशन बिल्डिंग। दूसरा चैप्टर क्या बताएगा? डेमोक्रेसी में आने वाली प्रॉब्लम। और तीसरा कि डेवलपमेंट की शुरुआत किस तरह हो। तो अभी हम पहला चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम क्या है? नेशन बिल्डिंग। क्या नेशन बिल्डिंग करना बहुत आसान था? इसमें भी हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? पार्टीशन। पार्टीशन मतलब विभाजन, देश का बंटवारा हुआ। जो सबसे बड़ी समस्या है नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देश का बंटवारा होना। देश का बंटवारा कैसे हुआ? 2 तरह में, इंडिया और पाकिस्तान में, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह बंटवारा हुआ। अगला कौन सा है? प्रिंसली स्टेट।
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रियासत या रजवाड़े। रियासत और रजवाड़े, जब देश आजाद हुआ तो कितने प्रिंसली स्टेट थे, बताया मैंने, बताओ कितनी, 565, 565 रजवाड़े थे। अभी बताएंगे सब क्या होता है। प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी, जिनको भारत में मिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको किसने मिला काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको क्या बोलते, जिनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब आयरन मैन वो अमेरिका वाला आयरन मैन नहीं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष, क्योंकि उनके डिसीजन इस तरह की थे कि 565 रजवाड़े भी मिलने को तैयार हो गए। ठीक है, चाहे फिर जिस अभी हम पढ़ेंगे, चाहे फिर किसी को बातों से उन्होंने मिलाया हो, अपनी रणनीति से, स्ट्रेटेजी से, या फिर किसी को फोर्स से। हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला कौन सा आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब राज्य पुनर्गठन। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, है ना, कि देश जो आज बनना है, जिसमें 28 से ज्यादा राज्य हैं और ज्यादातर राज्य जो है भाषा पर आधारित है, तो वो कैसे बना, हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि देश जब 1947 से पहले था तो वहां पे केवल कुछ ही प्रांत हुआ करते थे, 11 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें जैसे आप देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक में ही हुआ करते थे, इसका नाम क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी। गुजरात और महाराष्ट्र थे ही नहीं, उनको पूरे को एक मिला के क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक एक करके हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो आज राज्य हमें दिख रहे हैं वो कैसे बने। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, समझ गए। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। पहले किसको पढ़ेंगे हम, पार्टीशन को। ये जिन्होंने नोट नहीं किया साथ साथ नोट भी कर लेना। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। पार्टीशन, विभाजन। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आजाद होते ही आपको पता है, आजाद होने के साथ साथ एक पार्टी हुआ करती थी। कौन सी पार्टी, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का कहना था कि उनको एक अलग देश चाहिए मुसलमानों के लिए, जिस जो कौन क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। मुस्लिम लीग के एक नेता हुआ करते थे, इनका नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम क्या था, टू नेशन थ्योरी। हिंदी में क्या नाम है इसका, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इनका कहना है कि दो राष्ट्र हो जाने चाहिए जब देश आजाद हो। ठीक है, एक पाकिस्तान और एक भारत। जो पाकिस्तान बनेगा वो किस आधार पर बना, धर्म के आधार पर। क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड, दो राष्ट्र सिद्धांत जो उन्होंने दिया, वो किस आधार पर दिया, कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। कौन सा, पाकिस्तान। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहाँ कंफ्यूज होते बता देता हूँ। देखो मैं, कई बार वो राज्य पुनर्गठन का आधार, मतलब राज्यों का बंटवारा किस कैसे हुआ, भाषा के आधार पर, और देश का जो बंटवारा है वो कैसे हुआ, धर्म के आधार पर। ये आपको लिखना है। ठीक है, धर्म के आधार पर ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या ऐसा था कि कांग्रेस चाहती थी बंटवारा हो जाए, कांग्रेस ने तो बहुत कोशिश करी कि बंटवारा ना हो। जब ये इस तरह की चीजें चल रही थी, टू नेशन थ्योरी के ऊपर बातचीत करने को लेकर, चाहे वो 1944 का शिमला शिमला समझौता वगैरह हो, जो भी सारी चीजें हो, क्रिप्स मिशन के बाद की चीजें, जो लॉर्ड वेवेल आए उनसे बातचीत, लॉर्ड वेवेल जैसे लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो आए लॉर्ड वेवेल, उनसे बातचीत भी हो, तो कांग्रेस ने, ताकि ये ना लगे ब्रिटिशर्स को या दुनिया को कि केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने अपना प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया मौलाना आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम वो अलग व्यक्ति है, ये मौलाना आजाद है।
ठीक है, मौलाना आजाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, बट मुस्लिम लीग इससे चिढ़ गई कि उन्होंने एक मुस्लिम को कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों बनाया। कांग्रेस ने ऐसा क्यों करा, ताकि वो दिखा सके कि केवल मुस्लिम लीग ही अकेले मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही। तो कांग्रेस ने पूरे की पूरी तरह विरोध किया विभाजन का, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, एक बहुत बड़े नेता भी थे कांग्रेस के जिनको क्या बोला जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था। वो अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान का जो आज बॉर्डर है उस इलाके के रहने वाले थे, जिसको सीमांत क्षेत्र कहा जाता था, फ्रंटियर कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, उत्तर पश्चिम सीमांत कहा जाता था। वहां पे एक रहने वाले पठान थे, वो बड़े लंबे चौड़े आदमी थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना, जिनको कहा जाता था सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने भी बंटवारे का विरोध किया, लेकिन फिर भी बंटवारा हो गया। बंटवारे में हमें 3 चीजें पढ़नी है, मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी। सबसे पहले बंटवारा क्यों हुआ, इसका कारण, ठीक है, कैसे हुआ, कैसे मतलब प्रक्रिया क्या थी, और उसके परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, क्यों हुआ, किस कैसे हुआ मतलब प्रक्रिया क्या थी, और क्यों हुआ अभी मैंने आपको समझा दिया कि 2 नेशन थ्योरी दी गई, मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की गई। अब प्रक्रिया क्या थी, ध्यान से सुनिए। कैसे ये तय किया जाएगा कि कौन सा इलाका जो है उसको क्या बनाया जाए, पाकिस्तान बनाया जाए। तो यह तय हुआ कि जिस इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उन इलाकों को क्या बना दिया जाएगा, पाकिस्तान। लेकिन ऐसे कोई से इलाके नहीं थे केवल वहां पर मुसलमान ही रहते हो, वो पूरे में ना पूरे भारत में अलग अलग जगह थी। तो फिर जहां पे आबादी ज्यादा हुई, जैसे कि 2 जगह चीजों को देखेंगे हम लोग, इधर देखें एक मिनट, ये देखो मैं ये रेड पेन से बना रहा हूं, ये वाला इलाका कुछ और कुछ ये वाला इलाका, ठीक है। जो ये क्या हुआ करता था, इसको ये क्या बना, वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये जो ईस्ट बंगाल था ये क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये इलाके भी ऐसे नहीं थे केवल इन इलाकों में मुस्लिम ही रहते हो, और बाकी जो भारत बच गया था वो भी ऐसा नहीं था कि वहां मुस्लिम ना रहते हो। तो तीसरी चीज ये बोली गई कि जिन नॉन मुस्लिम लोगों को यहाँ से जो पाकिस्तान बन गया है वहां से भारत आना है तो वो आ सकते हैं, और जो बाकी रेस्ट इंडिया है जो भारत बन गया है वहां से मुस्लिम्स को अगर बने पाकिस्तान में जाना है तो जा सकते हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पलायन, पलायन समझते हो, असाइलन, कि कैसे। आप सोच के देखिए, आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया मूवी के बारे में दिया गया, गर्म हवा, है ना, मूवी के बारे में जिक्र किया गया। ये वाली बुक बहुत बढ़िया है, एक एक चैप्टर में हर एक मूवी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया गया, जिससे आपको चीजें, सिचुएशन मालूम चलेंगी। वैसे आप बहुत सारी मूवीज देख चुके हो, या एक आपने गदर देखी होगी, गदर मूवी अभी वाली नहीं, पहले वाली, ठीक है। इसके अलावा आपने एक सलमान खान की मूवी देखी होगी, भारत, ठीक है, देखिए, किसी ने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, भाग मिल्खा भाग देखी होगी। तो इतनी सारी जो हमारी फिल्में हैं, अगर उसको वो उनके बनने का बेस कुछ तो होता है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बनाए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी फिल्में बेकार होती है जिनका कोई रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होती है जिनका कहीं कहीं ना कहीं से रिलेवेंट होता है, क्योंकि वो यहीं की सोसाइटी के लिए बन रही है, तो हमारी ही हिस्ट्री, हमारा ही प्रेजेंट दिखाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर भाग मिल्खा भाग देखिए आपने कि किस तरह वो भारत आते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है। तो इतना बड़ा पलायन होना, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, और पलायन के समय दंगे होना भी स्वाभाविक था, रॉइड्स होना, हिंदू मुस्लिम दंगे होना। आप गर्म हवा मूवी को समझ के देखिए, वो इन सब मूवी में बहुत अच्छी है, आपने देखी नहीं होगी, अगर टाइम मिले तो यूट्यूब पे जाके देख लो, मिल जाएगी, नहीं तो बुक में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके बारे में पढ़ लो। एक आदमी है, उसका नाम है सलीम मिर्जा, वो आगरा में रहते हैं, आगरा में उनकी जमीन जायदाद, खानदान, रिश्तेदार, परिवार सब वही है, उनके जूतों का कारखाना है, तो मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी वहीं से चल रही है। और एकदम 3 जून, क्योंकि पाकिस्तान बनने का फैसला कब आया, 3 जून 1947 तय हो गया, भारत आजाद हो रहा है, और भारत आजादी के साथ साथ उसका बंटवारा भी होगा। तो सलीम मिर्जा को यही नहीं मालूम चला कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी ये डिमांड की थी कि वो पाकिस्तान
मुसलमानों के लिए क्या बनाया जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, मैं वहां जाऊंगा। ऐसे उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। जिस मोहल्ले में रहते थे वो रहते रहते ही वो पराये हो गए। उनको मालूम ही नहीं चल रहा कि जिस देश में मैं रह रहा हूं वो मेरा ही है, बस इसलिए क्योंकि बंटवारा किस आधार पर हुआ है, धर्म के आधार। तो अब आप उसको सोचो, उनको ये बोला जा रहा है कि देश आजाद हो गया, आप जाइए क्योंकि आप मुसलमान हैं, जो जाना नहीं चाहते हैं भी। अब आप उनके जमीन जायदाद, खानदान, परिवार, वो क्या करेंगे? और वो उस जगह जाने के उनको बोला जा रहा है जहां से आज से पहले वो गए ही नहीं है। सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और आपके पास 2-4 दिन हैं, जितनी चीजें उठा सकते हो, जितने रिश्तेदार परिवारों को इकट्ठा कर सकते हो, धन दौलत संपत्ति उठा सकते हो, जाओ और तमिलनाडु में गांव में बस जाओ। हो सकता है ये? कभी गए हो आज से पहले वहां? कौन रखेगा वहां तुम्हें? करोगे क्या तुम वहां? घर कौन देगा? कैसे होगी चीजें? तो किसके भरोसे जाओगे? तो इस तरह की सिचुएशन अब अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो आप सोच के देखो कि, और पैदल लोग जा रहे हैं, ट्रेन बसेस वगैरह में जा रहे हैं, लेकिन उनका हाल क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लोग पैदल इधर से उधर जा रहे हैं और अपना बिल्कुल सब जो जीवन की पूंजी उन्होंने लगाई होगी, पूरा जीवन अपना कितना मेहनत करके अपनी संपत्ति बनाई होगी, और संपत्ति अब आपको लगता है कि वो संपत्ति बेच के जाएंगे, कोई खरीदने वाला होगा उस समय? ऐसी सिचुएशन में इतने भाग दौड़ वाले इलाकों में कि वो मोल भाव कर रहे हैं, और अगर मोल भाव कोई खरीदेगा भी तो कैसे दामों में, कि करोड़ की चीज हजारों में क्या होगा, लेनी है तो लो, वरना ये भी देख लो तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह की सिचुएशन हुई, और जब फ्रस्ट्रेटेड होके लोग मतलब मन चाह बिना बेमन के, जो भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कहाँ रहे, सेम उधर वहां पे भी हुआ। जो आदमी लाहौर में रह रहा होगा, जो आदमी पेशावर में रह रहा होगा, जो सिंध में रह रहा होगा, जिन्होंने खूब अपनी मेहनत करके संपत्ति बनाई, उसको कह रहे कहाँ जाओ, भारत जाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई। और जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब आगे जैसे कोई इधर से वहां से आ रहा है, यहाँ से लोग जा रहे हैं लाइन बना के, तो उनके मन में फ्रस्ट्रेटेड होगी कि सामने से जो आ रहा है उसकी वजह से हुआ। और इसी में से अब इसमें दंगे कैसे हो गए, कोई शरारती तत्व ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो बस दंगे हो गए। आपकी बुक में एक और छोटा सा बॉक्स दे रखा है जिसमें मंटो मंटो एक सादत हसन मंटो करके एक बहुत बढ़िया लेखक थे, भारत में अलीगढ़ में उन्होंने शिक्षा हासिल करी, बाद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने खूब बहुत बढ़िया चीजें लिखी। पाकिस्तान में वो चले गए तब भी वो लिखते रहे। उनके ऊपर बहुत बढ़िया मूवी भी बनी हुई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहुत बढ़िया मूवी है, कभी जाके देखना, आराम से मिल जाएगी इंटरनेट पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनको पाकिस्तान में भी कई बार जेल में डाल दिया गया लिखने के, तो अपनी बुक में गालियां लिख देते थे, और कोर्ट में उनको ले गए, वो कह रहे हैं ये कैसी भाई आप लिख रहे हो, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं भाई मैं कम से कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, मैं वो लिख रहा हूँ जो समाज में होता है। तुम समाज में तुम मुंह से गाली दे रहे हो, तुम्हें उसमें शर्म नहीं आ रही, मैंने लिख दी तो उसमें गलत बात बोल रहे हो यार, देना ही बंद कर दो। तो इस तरह के मतलब जबरदस्त लेखक थे। उन्होंने एक छोटा सा वाक्य आपकी बुक में दे रखा है कि भारत से ट्रेन आई है, कुछ लोगों को मार काट दिया है, और कुछ लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था है, उनको नाश्ते में हलवा दिया जाएगा, पूरी दूध दिया जाएगा। अब वो कुछ लोग और कुछ लोग कौन है? केवल धर्म के आधार पर विशेष किया। जब भारत से ट्रेन आई है या यहाँ से जा रही है, तो या तो सबको हलवा दो, आधे लोगों को काट क्यों दिया? ठीक है ना, क्योंकि धर्म विशेष पे जो दंगे हुए थे उन्होंने उस पर चोट करी, तो इसलिए सारी चीजें समझ आया आपको। इसके परिणाम तो आधे तो आप समझ ही गए होंगे कि परिणाम क्या हुए भाई, हिंदू मुस्लिम है ना। खैर प्रक्रिया में बताया, तो प्रक्रिया में और भी सारी चीजें हुई, केवल जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ, प्रक्रिया में हर चीज का बंटवारा हुआ, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कार्यालय हो, ऑफिस हो, चाहे है ना ऑफिसर्स हो, चाहे टेबल कुर्सी चेयर टेलीफोन टाइपराइटर, सब के बंटवारा हुआ। ठीक है, सेना है, पुलिस है, उसका भी आधा आधा बंटवारा हुआ जो चीजें थी। समझ गए? अब इसके परिणाम क्या निकले कि 5 से 10 लाख लोग जो है वो मर गए। ठीक है ना, कितने लोग अनाथ हो गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है। इतना भयंकर मंजर है। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी, एक मूवी है, थोड़ी सी अलग मूवी है, वो पिंजर नाम है उसका, कभी देखना, वो भी मतलब काफी मतलब बच्चों के लिए तो नहीं रहेगी वो मूवी, लेकिन देखना, उसमें भी आपको मालूम चलेगा कि बंटवारे का क्या सीन देखो। उसमें तो पूरी मूवी ही पार्टीशन के ऊपर बनी हुई है वो सारी चीजें। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। 2-3 चीजें आप अपनी बुक में निकालिए। एक देखो, 2 कवियों के बारे में दे रखा है, उनको निकालिए फटाफट से। एक तो कवि, हाँ ये वाले, एक कवि दे रखे हैं फैज अहमद फैज, और एक कवित्री दे रखी है जिनका नाम क्या है,
अमृता प्रीतम, इन दोनों की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। और फैज अहमद फैज में तो बने पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान के ही थे, उनको वहां पे भी जेल में भेजा गया। और अमृता प्रीतम पाकिस्तान है ना बंटवारे के बाद भारत आ गई, दिल्ली में बस गई। तो ये दोनों बोल रहे हैं, मतलब अपनी कविताओं में लिख रहे हैं कि फैज अहमद फैज की बहुत अच्छी कविता भी है, देखो लिखी हुई है, दाग दाग अंधियारा ये सब जदादी शहर, ये इंतजार था जिसका वो शहर है ना वो शहर तो नहीं। शहर का मतलब है मॉर्निंग, सुबह। तो वो कह रहे हैं कि जो दाग दाग अंधियारा मतलब जो उजाला हो रहा है उसमें बड़े दाग है। इंग्लिश में तो वेब ट्रांसलेट लिखा हुआ है, उर्दू की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, इतनी अच्छी कविता है कि जो उजाला हो रहा है इसमें बड़े दाग है। और ये जिस उजाले का, जिस सुबह का हमें इंतजार था, ये वो सुबह नहीं है। मतलब हमें इंतजार किसका था? आजादी का। लेकिन आजादी किसके साथ मिली? किसके साथ मिली आजादी? पार्टीशन के साथ मिली। तो ये कह रही ये सुबह का इंतजार तो नहीं था। ठीक है, इस तरह की कविताएं जो आप देख सकते हो अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम कौन सी भाषा की वो थी पोइट? हिंदी और पंजाबी के एमसीक्यूज आते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। और फैज अहमद फैज किसके थे? उर्दू के। ठीक है, चलिए। और नीचे आप देख सकते हो मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी स्टेटमेंट दी गई है। और बाद में नेहरू भी है दूसरे पेज पे, उनकी स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ लेना। तो ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आओ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है? प्रिंसली स्टेट। अरे ये तो पार्टीशन तो पढ़ा ही दिया पूरा। हाँ, अब क्या रहता है उसमें? ठीक है, कितना रिकॉर्ड हो गई वीडियो?